हम लोग वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स हम लोग देख चुके थे, है ना, पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, कितना वेराइटी का क्रेडिट ऐसे आ। तो क्रेडिट अरेंजमेंट में हम लोग कई तरीके से क्रेडिट लेते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारा हो गया लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, एक ये हो गया था। सेकंड हमारा था लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, ये भी देख चुके थे। लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो गया था, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। टुडे वी विल सी क्रेडिट सोर्सेस इन इंडिया। अब क्रेडिट सोर्स इंडिया में क्या क्या है, तो द टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आर फॉर्मल सेक्टर। जो भी क्रेडिट का सोर्स है हमारे पास, ठीक ना, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक फॉर्मल सेक्टर में और एक इनफॉर्मल में। यानी जितना भी हम लोग देखे अभी, मनी लेंडर से लोन लेना, ट्रेडर से लेना, एम्प्लॉयर से लेना, बैंक से, कोऑपरेटिव से, तो अलग अलग अरेंजमेंट से हम लोग तो लोन ले रहे हैं, ठीक ना। लेकिन किसको हम लोग फॉर्मल में रखेंगे, किसको इनफॉर्मल में रखेंगे, वो हमको देखना है। तो दो कैटेगरी बांट दिया है पूरे लोन को, फॉर्मल कैटेगरी और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल सेक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे बैंक्स, कोऑपरेटिव, ये सब फॉर्मल हो गया, ठीक है। तो द इनफॉर्मल सेक्टर में कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर, और इनफॉर्मल में क्या हो गया, जैसे मनी लेंडर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयर तक हो जाएगा। मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जैसे दोस्त से तुम 1 लाख रुपया ले लिया, 2 लाख रुपया ले लिया, 50 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो ज्यादा स्ट्रांग पार्टी रहेगा वो क्या होगा, 50 लेगा। अगर अगला पार्टी अगर स्ट्रांग है तो तुमको 50 नहीं देगा, होता है कि नहीं। तो अगर हम दोस्त से ले रहे हैं, मनी लेंडर से, गांव के जमींदार उमींदार है उसको से ले रहे हो, टहला रहे हो, रोज दुआरी पे आ रहा हो, तुम उसको कल लेना परसों ले रहा कर रहा है। तो मनी लेंडर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, ट्रेडर्स लोग से, लैंड ओनर से, लार्ज फार्मर से, है ना, कोई पूंजीपति है उससे अगर हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो हुआ मेरा इनफॉर्मल कैटेगरी में आ गया। समझ में आ गया ना। तो जितने भी मनी का, क्रेडिट का जो सोर्स है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। किसमें किसमें, एक फॉर्मल सोर्स हो गया और एक हमारा इनफॉर्मल सोर्स हो गया। फॉर्मल सोर्स में हमारे पास क्या क्या हो गया, बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, ये सब। एम्प्लॉयर तक ये सब तुम्हारा, चूंकि एक सब लीगल ढंग से काम हो रहा है। और मनी लेंडर हो गया गांव का, ठीक ना। मनी लेंडर, ट्रेडर्स, हमारा फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन लोगों से अगर हम लोग लोन उठाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल सोर्स में आ जाएगा। इसको एक ग्राफ बना करके भी इंडिकेट कर दिया गया है। जैसे कॉमर्शियल बैंक 25%, लैंडलॉर्ड 1%, मनी लेंडर 33%, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, रिलेटिव, फ्रेंड्स 8%, है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज है वहां से 2%, गवर्नमेंट 1%, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक 25%, ठीक है, ये सब है। अब है फॉर्मल सेक्टर से जो लोन उठाते हैं या क्रेडिट उठाते हैं, तो उसका क्या क्या फीचर्स होगा, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह फॉलो करना पड़ता है। तो इफ यू आर गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, देन इट प्रोवाइड्स लोन। अगर यहाँ से जो अगर लोन अगर मिलता है तो कंपेरेटिवली एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर हम लोग बैंक से लोन उठा रहे हैं तो बैंक से जो लोन मिलता है उस राशि पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ठीक ना। 5%, 7%, ये सब तुम्हारा एनुअल रहेगा। लेकिन वही तुम गांव के किसी से लोगे, मनी लेंडर से, तो वो तुमको क्या करेगा, 5% सैकड़ा पर देता है, 5% मंथली पर देता है। उसमें आदमी बिक जाता है नहीं। तो लोअर रेट पे तुम्हारा मिलेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी भी की जरूरत पड़ता है इसमें, बैंक में भी। जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब जमीन के भी आप पे तुमको लोन गवर्नमेंट देगा। हर किसी को लोन बैंक भी नहीं देती है। तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट पे तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ता है अगर तुम लोन उठाना चाहते हो। फिर दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। हम बैंक से अगर लोन उठाते हैं तो इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। मतलब तुम मतलब पूरा हाथ कड़े लग जाएगा तुम्हारा, ठीक ना। मतलब आरबीआई के कंट्रोल में हो तो लीगल वे में तुम लोन उठा रहा है। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। तो फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आ गया, बैंक और कोऑपरेटिव। यहाँ का पैसा
तुम अगर डिले करोगे, बैंक चाहेगा तो तुमको माफ कर देगा, कुछ नोटिस निकाल करके, कुछ डॉक्यूमेंट निकाल करके। लेकिन अगर वो लेना चाहेगा तो तुमसे वो ले सकता है, कब्जा कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, जमीन को नीलाम कर सकता है, बहुत कुछ करता है। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मल सेक्टर। अब देखो आरबीआई का रोल क्या क्या है, इसमें आते हैं। अगर हम बैंक से लोन उठाते हैं, आरबीआई हमको सुपरवाइज कर रहा है, तो आरबीआई का क्या क्या रोल है। तो आरबीआई हैज मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर में अगर क्रेडिट उठाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारा आरबीआई का है। क्या क्या रोल है, क्या क्या फीचर्स है, किस किस पॉइंट को वो डील करेगा। तो आरबीआई इंश्योर्स दैट द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स। ठीक है, केवल ऐसा नहीं समझना कि कोई बिजनेस करने वाला अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो उसी को लोन देता है। वो छोटे छोटे व्यापारी को दे सकता है, स्मॉल कल्टीवेटर को दे सकता है, स्मॉल फार्मर्स को दे सकता है ना। छोटा कोई अगर इंडस्ट्री लगाया स्मॉल स्केल का, तो उन सब को ये लोन देने का काम ये बैंक करती है। ये कोई पार्शियली नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वही तुम अगर गांव में जाते हो मनी लेंडर से, तो मनी लेंडर देखता है कि ये बहुत गरीब है कि अमीर है, वो पैसा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उसी के आधार पे वो हमको लोन देता है कि नहीं। अगर उसको लग गया कि ये इससे यहाँ से पैसा हमको नहीं निकल सकता, तो वो नहीं देगा तुमको। ठीक है, तो आरबीआई में क्या हो गया कि बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ तुम्हारा छोटे छोटे कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोअर सबको लोन देगा। फिर देखो पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो पीरियोडिकली कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट कराना पड़ता है। ठीक है, ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू, तो मतलब कि कितना पैसा तुमको चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। ठीक है, टू होम एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट दे आर लेंडिंग टू बोरोअर, है ना। बैंक तुमको जब लोन दे रही है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रही है, वो सारा चीज उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, जैसे आज बैंक से तुम लोन लोगे ना 2 लाख रुपया, तो 2 लाख को कितना दिन में पे करना है, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ईएमआई करके बनाना तो ईएमआई का भी बनाया हुआ रहता है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह सारा चीज तुम्हारा उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास भी डॉक्यूमेंट रहेगा। द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। अब तुम 1 लाख रुपया अगर बैंक से उठाते हो तो उसका एक मिनिमम बैलेंस भी तुम्हारे अकाउंट में रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स ऑन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। और इस कैश बैलेंस को मेंटेनिंग करने के लिए क्या करता है, बैंक को मॉनिटरिंग कौन करता है, आरबीआई, है ना। बैंक का काम है कैश वगैरह को बैलेंस करना, इसको मॉनिटरिंग यानी इसको सुपरविजन कौन करेगा, तो आरबीआई कर रहा है। अब देखो फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल तो देख लिए, इनफॉर्मल में क्या क्या फीचर्स है। तो दिस सेक्टर चार्जेस हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स। अब मार्केट से तुम लोन उठाओगे तो सोचो क्या होगा। बैंक तुमको सालाना लेगा 5%, 7%, लेकिन ये तुमको मंथली लेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा, हाई चार्ज करेगा, है ना, उस लोन अमाउंट पे। दैट आर गिवन एज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। हमसे तुम आया 10,000 रुपया मांगने के लिए, तो हम कहेंगे बुआ तुमको हम 5% पे देंगे, 10% पे देंगे, लेना तो लो, नहीं लेना तो जाओ। समझ गया, हमको कोई मालिक तो है नहीं। ठीक है, तो इसको कोई कंट्रोलिंग करने वाला नहीं है, इसलिए अपना मनमाना ढंग से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। हम एक आदमी को 2% पे दे रहे हैं, तुमको 10% पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारी मर्जी। जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप, हम भी लेन देन करते हैं किसी से, तो हम 2% पे देंगे तब ना हमको भी 2% पे देगा। सब अपना दाव में ना रहता है। ठीक है, अब हम तुमसे कभी तुमसे 10 लाख की जरूरत पड़ेगा, तुम हमको कभी नहीं दे पाओगे क्योंकि छोटा पार्टी है। ठीक है, तो तुमको तो 10 रुपए 12% पर भी देगा, तुमको लेना तो लो, नहीं लेना, संबंधों खराब होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसके साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस सेक्टर को लीड टू इंक्रीजिंग डेप्थ। इस सेक्टर में जो लोन उठाता है तो उसका कर्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एज द बोरोवर फाइंड्स डिफिकल्टी इन पेइंग बैक। तो जो कर्जदार जो है उसको पे करने में बहुत ज्यादा उसको क्या होगा, मुसीबत हो जाएगा, नहीं होगा, दब जाता है वो। पीपुल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। और कोई आदमी को जो अगर रोजगार करना चाहता है, ठीक है, वो अगर बोरो करता है इससे इनफॉर्मल सेक्टर से, सो दे मे नॉट डू सो, है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग।
हमको अगर 2 लाख रुपया लगाना है, 5 लाख रुपया लगाना है, तो ये 10% पर खरीदेंगे कभी, लेने कभी? वो कभी नहीं लेगा। वो जान रहा है ना कि हम 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेंगे तो हम 6 महीना में कहाँ से कहाँ पैसा पहुंच जाएगा, क्योंकि हैवी अमाउंट ले रहे हो ना तुम। ठीक है, तो जो आदमी हैवी अमाउंट लेता है तो शुरू में ही वो 1 1 रुपया 8 8 आना के चलते भाग जाता है, नहीं भागेगा? बैंक भी अगर दे रहा है को 7% दे रहा है और एगो 6% पे दे रहा है, तो 6% वाला के पास जाएगा, क्योंकि हमारा लोन अमाउंट है हैवी। कहने के लिए 6 है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करेगा तो ज्यादा ना बन जाता है। तो ये सब चलता है। तो वो कभी भी इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर से वो लोन उठाने का काम नहीं करेगी। However, still poor households in urban and rural area depend upon informal sources for their borrowing needs as they do not require any collateral. ठीक है, ये लोगों को कोई कोलेटरल का जरूरत भी नहीं पड़ता है। एक हमारे पास ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, SHGs। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया कि ये एक छोटा सा जीविका टाइप का है, समझे? तो SHG इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बनता है। जैसे तुम 10 आदमी हो, हमको 2 लाख रुपया चाहिए, तो 10 आदमी मिलके तुमको 2 लाख रुपया दे देगा, 20 20 ऐसा। और उसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक ना? हफ्ते हफ्ते ले लेगा वो। अब तुम्हारे 10 आदमी मिलके जब मेरे पास आए थे ना, तो उसमें से अगर एक आदमी भी अगर संडे को देना है, संडे को अगर वो नहीं दे पाता है, तो तुमको बाकी लोग मैनेज करके दे दो। ठीक है, वो देना ही देना है। ठीक है, उसी तरह से समझ गया ना? मतलब 2 आदमी आज उसके पास पैसा नहीं रहा, तो 8 आदमी उसको मैनेज करके देगा। कल तुम ले जाओगे तो तुम्हारे बदले भी तो मैनेज करेगा। हमको आज अगर 200 200 रुपया 10 पार्टी से चाहिए, तो हमको 200 रुपया यहाँ पे 10 2000 रुपया इकट्ठा होना चाहिए। तुम लोग आपस में मैनेज करो, क्योंकि शुरू में तुम लोग जब मेरे पास आया था 10 आदमी, तो उसी भी यहाँ पे तुमको लोन दिए थे। तो ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खूब चल रहा है। लेडी लोग का ग्रुप चलता है, 5 को 10 को, है ना? अब देखो तुम समय पे देने से क्या हो जाता है ना, कि आज तुमको 20 हजार रुपया दिया, 2 साल तक वो किस्त चला। ठीक है, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कुछ कम पड़ता है, वो 2 साल तक चला। ठीक है, क्रेडिट जिसका अच्छा रहेगा तो आगे तुमको कहेगा कि 40 40 हजार रुपया हमको दे, लेना है। हर कोई लेना चाहेगा, जान रहा है कि छोटा छोटा अमाउंट करके तो देना पड़ता है। 40 ले लिया, सबको इस बार 40 हजार मिल रहा है ना? फिर अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो कल 80 हजार भी देने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो पैसा लेकर को छोटा छोटा कारोबार वो कर लेता है। ठीक है, यहाँ रिलेशन भी चलता है। तो ये हुआ SHGs। तो belonging to one neighborhood having some social and economic gap background, they meet and save money regularly as per their ability। अपने एबिलिटी के मुताबिक से वो पैसा सेव करते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप यूजुअली 15 से 20 गो का मेंबर बनता है इसमें। एंड दे कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। एक ग्रुप जो है, उस ग्रुप से तुमसे इतना पैसा ले लेता है टू मीट देयर नीड्स, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट लेस देन मनी लेंडर। बाजार में तुम्हारा जो मनी लेंडर है उसको से कम चार्ज करता है। लेना चाहेगा कि नहीं कोई भी? एक है कि तुमको 5% ले रहा सीधे, 10% ले रहा सीधे, आई तुमको बहुत कम लेता है। ठीक है, तो द ग्रुप चार्ज, ये देखो वीकली भी लेता है, तो इसका कारण है, वीकली लेने से हमेशा तुम मेरे टच में ना हो, कोई भाग भी नहीं पाएगा। समझ गए? तुमको एगो टेंशन भी बना रहेगा, कलेक्शन उसको उसको भी तो पैसा दे रहा, तो चाहता है ना कि जल्दी से मेरा रिटर्निंग हो। So less than money lender on their loans. After 1 or 2 years, if the group is regular in saving, अगर रेगुलर सेव करता रहता है, it becomes eligible for availing loan from the bank। वो बैंक से भी लोन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। नहीं, लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप। लोन जो मिलता है वो बैंक, वो ग्रुप के नाम पे। जैसे 15 आदमी एक पर्टिकुलर ग्रुप से पैसा उठा रहे हो, ठीक है, तो उस ग्रुप से तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप बैंक से लोन उठा लेती है, वो पैसा को तुम लोग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब बैंक का हिसाब किताब तो तुमको पता ही है कि लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। ठीक है, रहेगा ग्रुप के नाम पर, लेकिन पैसा तुम लोग को मिलेगा। ठीक है ना? और तुम लोग को इसलिए वो, क्योंकि ग्रुप ही सारा रिस्पॉन्सिबल ना हो गया, इसलिए ग्रुप का रिकॉर्ड भी खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम लोग को देख लेता है कि इसका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, तो रिकॉर्ड जिसका अच्छा रहेगा उसी को ना ग्रुप देगा। देख रहा है कैसे हिसाब किताब चल रहा है जो। तो लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप के नेम पर सैंक्शन होगा। जैसे मान लिया
अब स्कूल है, अब स्कूल अपना 10 को एम्प्लॉय को पेमेंट देना अगर बहुत अच्छा देता है, किसी को कर्ज भी देने का जरूरत पड़ जाता है, अब स्कूल अगर एफिलिएटेड है तो स्कूल तो बड़ा लोन ले सकता है कि नहीं, है ना। स्कूल बड़ा लोन ले सकता है ना बैंक से, उसको 1 करोड़ रुपए बेधड़क मिल जाएगा कि नहीं, नहीं मिल जाएगा। अब वो जो बैंक लोन से जो लोन उठाएगा वो अपने एम्प्लॉय को दे करके भी काम चला सकता है, नहीं चला सकता है। तो देखो इस तरह से करके भी देखो, जब हाथ पर पैसा रहता है तो क्या हो जाएगा, बिजनेस हमारा ग्रो करेगा कि नहीं। पूंजी के कारण बिजनेस थोड़ा सा दिक्कत होता है, और इस तरह से पैसा भी तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएचजी का मतलब समझ में आ गया। एसएचजी दो तरह का काम कर रहा है, छोटा छोटा लोन वो 15-20 को आदमी का ग्रुप बना करके भी वो दे रहा है। और अगर हमारा जो लेंडर जिसे हम लोग बोरोवर जो हो गए, अगर हमारा रिलेशनशिप साल 2 साल में बहुत अच्छा रहता है, हैवी अमाउंट की जरूरत पड़ जाता है, तो ये ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये बैंक से लोन उठा लेती है और उस लोन को हम लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इस तरह से वो अपना पेमेंट करके ये बैंक को भी देते चल जाती है। समझ गए। अब है ऐसे हेल्पिंग हैंड फॉर वीमेन, औरत लोग इसका बहुत ज्यादा लाभ उठा रही है, ठीक ना। सब जगह इतना चल रहा ना, दार देहात में खूब चल रहा है ये, समझ गए ना। 10,000 लोन देता है, 20,000 लोन देता है, 30,000 लोन देता है, ठीक है। ऐसे ए हेल्पिंग हैंड फॉर वीमेन, ऐसे जी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, जो गांव के जो देहात के लोग जो है पुअर हैं, है ना, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे जी हेल्प वीमेन टू बिकम फिनेंशियली सेल्फ रिलायंट। इससे क्या होगा कि जो गांव के जो छोटे तबके जो लोग हैं, वो एक तरह से मनी के मामला में वो क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए ना। कभी जरूरत पड़ गया, 20,000 रुपया की जरूरत पड़ेगा, क्या करेगा, घर के आदमी से व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन अच्छा रुकिए ना, हम करके देखते हैं कि चल जाएगी कहाँ, अपना पूरा टीम के पास पहुंच जाएगी और कहेगी ऐसा करिए ना, जो 40,000 रुपया हमको जरूरत है, तो अगला मीटिंग में मिल जाएगी। लोग का मीटिंग होते रहता है, तो अगला मीटिंग में मिल जाएगा पैसा, ठीक है। अब एगो लोन चल रहा है, वो और लोन उठा लो, रिलेशनशिप तुम्हारा अगर अच्छा है तो इस तरह से वो फिनेंशियली सेल्फ रिलायंट है ना। एंड रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस सब रेगुलर जो मीटिंग होता है तो उसमें कुछ जो सोशल इश्यूज वगैरह है तो उस पर भी डिस्कशन होते रहता है। वो औरत लोग का बीच को बैठेगी तो खिस्सा तो होगा ही, है ना। तो तरह तरह के बात पे अपना चर्चा भी हो रहा है, कुछ ना कुछ जानकारी भी लोग को मिल जाता है, उसी बहाने उसको पैसा वैसा भी उठा लेता है, ठीक है। अब एक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का क्या खासियत है भाई, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, ये वहां के फाउंडर है, ठीक है। एंड रिसिपेंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 2006 में पीस के लिए। स्टार्टेड द बैंक एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट इन द 1970, 1970 में एक छोटा सा प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया। ही प्रोवाइडेड स्मॉल क्रेडिट ऑन ए रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत छोटा सा अमाउंट वो एक रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे वो देना शुरू कर दिए। किसको, पुअर लोगों को। अब गरीब आदमी को बहुत ज्यादा दे देंगे तो वो दब भी जाएगा, चुका भी नहीं पाएगा, है ना। इसलिए जो जितना दे पाएगा हम उसको उतना ही लोन हम प्रोवाइड करेंगे, और इससे क्या होगा कि उससे रिटर्निंग भी करने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब तुमको 10,000 रुपया दे दिए और हफ्ते हफ्ते कहेंगे 300-300 रुपया जमा कर दो, कुछ लगेगा। रोज अगर तुम काम करने वाला तो सब्जी उब्जी बेचते हैं, है ना, सब्जी चाट फुचका ये सब जो लोग जो रोड पर जो काम करने वाला है ना, वो लोग आसानी से दे देता, नहीं दे देता है। अब 10,000 रुपये 300 रुपया बिक्री कर दिए, कल 20,000 रुपया उठाए तो 600 रुपया बिक्री कर दिए, तो भी देने में आसान हो गया कि नहीं, नहीं। वो पैसा भी देते चल गया, उसका 20,000 रुपया के काम भी हो गया, यहाँ पर उसका कर्ज भी दूर हो गया। तो उन्होंने ही देना शुरू किया था विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग रोजगार के लिए, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारा, है ना, हु सुपरवाइजेस फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। बताओ, इंडिया में जो फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई। यूजुअली हाउ मेनी मेंबर्स मेक एज एसएसजी, एसएसजी में कितने मेंबर होना चाहिए, मैंने बताया 15 से 20 आदमी का मेंबर,
अभी ना देखे। द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आरबीआई का इसमें रोल आएगा। ठीक ना, इसमें क्वेश्चन आरबीआई का क्या रोल है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये सब पूछेगा तुमसे। अब देखो ये सिस्टम, एक क्वेश्चन है हमारा, ए सिस्टम वेयर गुड्स वेयर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी इज बेटर नोन एज बार्टर सिस्टम। ऑप्शन दिया हुआ गुड सिस्टम, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, नो मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम। कहेगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बैंक। बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एक्सटेंड लोन्स, गिव लोन्स टू गवर्नमेंट, ओपन एज मेनी बैंक अकाउंट्स एज पॉसिबल, गिव लोन टू बिजनेसमैन। क्या होगा। बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता ही है, साथ साथ वो लोन को एक्सटेंड भी करता है। अब which among the following lenders will possibly not ask the borrower to sign the terms of credit। क्रेडिट के टर्म्स पे साइन के लिए बोरोवर से कौन है जो नहीं पूछता है। बैंक्स, मनी लेंडर, कोऑपरेटिव, प्राइवेट एजेंसी। मनी लेंडर नहीं पूछेगा, समझे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आज जो मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है उसमें क्या क्या आता है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, कॉवरी सेल्स एंड स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ग्रेन्स एंड कैटल। करेंसी एंड कैटल। अब है तुम्हारा द प्रॉब्लम ऑफ सिमिलर वांट्स मेड एक्सचेंज डिफिकल्ट, सो ए न्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज डेवलप्ड नोन एज कैपिटल, कोस्ट, रेंट, मनी। बोलो। मनी। अब एक तुम्हारा देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द डैश हाउसहोल्ड्स आर मेड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द, किसको ज्यादा कर्ज किसको लेने का जरूरत पड़ता है। पुअर लोगों को, पुअर हाउस होल्ड को। सेकंड है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेप्ट बर्डन। डेप्ट बर्डन को इंक्रीज करने का काम कौन करता है इसमें। हाई कॉस्ट। अगर हम हाई कॉस्ट में कर्जा ले हैं तो। दूसरा डैश इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। करेंसी नोट को इशू कौन करता है। आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन क्या डिपॉजिट्स, है ना। जितना तुम पैसा, अगर तुम बैंक में पैसा डालते हो, डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट मैंने जमा करना, तो बैंक में जब पैसा डालते हो तो बैंक उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देती है। हाई लोन पर वो हाई इंटरेस्ट, क्या जो हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन। मतलब कि तुम अगर पैसा डालोगे ना बैंक में, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगा, लेकिन लोन उठाएगा तो ज्यादा देता है। ठीक है। Dash is an asset that the borrower owns and uses as a guarantee until the loan is repaid to the lender. Asset बताओ। कोलेटरल, कोलेटरल टर्म्स याद रखना, ठीक है ना। एक और देख लो, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड बैंक, कोऑपरेटिव, एम्प्लॉयर्स। क्या होगा। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या शामिल नहीं है। बैंक तो है ही, कोऑपरेटिव है ही, एम्प्लॉयर नहीं है। ठीक है। अगर हम एक स्कूल खोल दिए और 20 आदमी को अगर हम लोन देते हैं, 20 टीचर को, तो हम फॉर्मल में नहीं इनफॉर्मल में आ जाएंगे। किसी महीने किसी का सैलरी में से हम 2,000 भी काट लेंगे, किसी महीने हम 5,000 भी काट लेंगे। ठीक है। ठीक है। इसका